नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। के न्यूज के खास प्रोग्राम मंथन में आपका स्वागत है। और आज मंथन में बात करेंगे आम चुनाव में जो बयान वरुण गांधी का जो लेख सामने आया है उसको लेकर। आम चुनाव में बेतरतीब खर्च को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल उठाया है बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने। वरुण गांधी ने परोक्ष रूप से अपनी ही सरकार को इंगित करते हुए ट्वीट कर बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि 2009 के आम चुनाव में $2 अरब खर्च हुए थे और 2019 तक यह आंकड़ा $8.5 अरब के पार पहुंच चुका है। महंगा होता चुनाव न केवल गरीब को लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव से दूर करता है, बल्कि उसकी निष्पक्षता भी प्रभावित करता है। वरुण के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। क्या है राजनीतिक माहौल, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में चुनाव खर्च को लेकर राज्य वित्त पोषण का मामला पहले से विचारणीय रहा है। इस पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2004-05 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा 17,249 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से जुटाए गए थे। साल 2009 के भारतीय आम चुनाव के राजनीतिक दलों द्वारा $2 अरब खर्च किए गए। ये आंकड़ा 2014 में 5 अरब और 2019 तक $8.6 अरब तक पहुंच गया। भारत का पिछला चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। ये अमेरिकी आंकड़े से भी आगे निकल गया था, जहां 2016 के चुनाव में $6.5 अरब खर्च हुए थे। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार भारत में इस खर्च का 10 से 12% हिस्सा मतदाताओं को सीधे नकद भुगतान के रूप में है। हमारे यहाँ चुनाव खर्च को लेकर राज्य वित्त पोषण का मामला पहले से विचारणीय रहा है। इसे नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार 2021-22 में राष्ट्रीय दलों की आय का 60% अज्ञात स्रोतों से आया। राशि 2,172 करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त वर्ष 2004-05 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा 17,249 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से जुटाए गए। इसमें दो राय नहीं है कि चुनिंदा सुधारों के बावजूद दशकों से देश के चुनावी खर्च में पारदर्शिता की कमी रही है। वरुण गांधी ने इसको लेकर अपना एक लेख भी वायरल किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के किसी भी योगदान का दस्तावेज चुनाव आयोग से साझा करना होता है। साल 1968 में इंदिरा गांधी की पहल पर राजनीतिक दलों को कारपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे 1985 में फिर वैध करार दिया गया। वर्ष 1979 तक राजनीतिक दलों को आय और संपत्ति करों से भी छूट हासिल थी। हालांकि वे वार्षिक रिटर्न दाखिल करते थे और 10,000 रुपए से अधिक के दान और उसके दाताओं की पहचान का खुलासा करते थे। इस मामले में बाद के संशोधनों ने नियमों और राजनीतिक दलों की गोपनीयता को सामान्य नागरिक सूचना के अधिकार पर प्राथमिकता दी है। जाहिर तौर पर इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता प्रभावित हुई है। राजनीतिक दलों को अब आयकर विभाग और चुनाव आयोग को वार्षिक ब्यौरा देना तो जरूरी है, लेकिन वे स्रोतों का विस्तृत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीदवारों के लिए तो खर्च की सीमा तय है, लेकिन दलों के लिए ये असीमित है। ये स्थिति राजनीतिक खर्च को लेकर कई संशयों को जन्म देती है। वरुण का कहना है कि हमें चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और दलों के लिए खर्च की स्पष्ट सीमा तय करने की जरूरत है और ये सीमा यथार्थवादी और प्रासंगिक होनी चाहिए। इसमें नियमित संशोधन भी होना चाहिए। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की रिपोर्ट नाम सहित उसके लिए जोर दे रहा है। डिजिटल लेन देन की अनिवार्यता के साथ 2,000 रुपए से ऊपर के दान का स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रावधानों से छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए खेल का मैदान न्यायपूर्ण हो जाएगा। वरुण का कहना है कि ऐसी पहल से देश में एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण पैदा होगा।
इससे वैसे उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए बढ़ावा मिलेगा जो स्वच्छ राजनीति और नीति निर्माण पर बहस को आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर है। चुनावी ब्रांड को चुनौती देने वाले दावों को संविधान पीठ को भेजने पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार चल रहा है। बहरहाल वरुण गांधी के इस बयान के बाद सियासत में क्या उतार चढ़ाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। रघु चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो वरुण गांधी का जो ट्वीट के जरिए बयान निकलकर सामने आया है, वैसे देखा जाए तो वरुण गांधी अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ परोक्ष रूप से कई तरीके की बयानबाजी उनकी सामने आती रहती है, क्योंकि कई वो मुद्दे ऐसे उठा देते हैं। और अब नए मुद्दे का अगर जिक्र करें तो चुनाव में असीमित खर्चे को लेकर सवाल उठा दिया है। खर्चों को लेकर निशाना साधा है उन्होंने, अपनी ही पार्टी को कटघरे पर खड़ा कर दिया है। और जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा था कि भारत में हर विधायक अपने करियर की शुरुआत झूठे रिटर्न फाइलिंग से करता है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है और यानी कि फंडिंग की दिशा में ठोस और ईमानदार पहल और समय की मांग की है। तो ये मांग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अब इस बात को लेकर सियासत भी होना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी से सांसद हैं वरुण गांधी पीलीभीत से, तो जाहिर सी बात है उनका बयान बेहद मायने रखता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मंथन की शुरुआत और इन तमाम बिंदुओं पर मंथन भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मनीष हिंदवी जी हैं, राजनीति का विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्कर्ष सिन्हा जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं मनोज जी से, क्योंकि वैसे संजय सिंह कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे, एडीआर हैं, क्योंकि शुरुआत हम संजय सिंह से करना चाह रहे थे। अगर जुड़ेंगे तो ज़रूर उनके पास आएंगे। मनोज जी, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। वरुण गांधी का ट्वीट के जरिए जो ये बयान सामने आया है, उन्होंने ईमानदार पहल और समय की जो मांग की है चुनावी खर्चों को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या स्वस्थ राजनीति का वातावरण नहीं है? देखिए, इस बात में कोई संशय नहीं रह गया है कि 2014 से और 2023 तक अगर इस देश में सबसे ज्यादा कुछ खत्म किया गया तो वो खत्म किया गया पारदर्शिता को। ट्रांसपेरेंसी इस हद तक खत्म की गई, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। उनकी सरकारों पे आरोप लगते थे, वो प्रिंट मीडिया हो, तमाम आम जनमानस हो, आम भावनाएं वो सरकारों से सवाल पूछती थी और तमाम मुद्दों पे उनके ऐसे सवाल होते थे कि सरकारों को पारदर्शिता लगातार दिखानी पड़ी, बतानी पड़ी, कानून बनाने पड़े। आरटीआई आया, जो कानून मांग थी कि सूचना का अधिकार दिया जाए, तो वो क्यों आया? इसीलिए आया कि सरकार कितनी पारदर्शी है ये बात स्पष्ट हो, सरकार किन किन मदों से कैसे कैसे चुनाव लड़ती है, उसके खर्चे, सारी चीजों पे, तमाम सारी चीजों को खत्म करने का पूर्व की सरकारों ने प्रयास किया। लेकिन 2014 जब पुनः आजाद हुआ ये देश कुछ लोगों के हिसाब से, तब से जो सबसे ज्यादा, मैंने फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं कि पारदर्शिता की हत्या कर दी। पीएम केयर फंड बना। क्या पीएम केयर फंड की कोई आरटीआई मांग सकता है क्या? नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। बताया गया कि ये राजनीतिक दल सारे जितने हैं, बीजेपी ने कहा कि ये सब चोर है, इनके पास अकुल संपत्ति है। तो आप एक नया नियम लेके आए, आपने बॉन्ड बनाना शुरू किया। क्या उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी है कि कौन सा पूंजीपति किस दल को कितना चंदा दे रहा? क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी का कोई नियम है? वो तो इस पैनल में बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो भी बताएंगे। अगर मेरी कोई बात गलत है तो उस पर भी सवाल आएगा। कोई 2000 रुपए जो चंदा देने की बात है, जो पर्चियों से कटता है, उसकी तो उसका लेखा जोखा है, लेकिन कोई पूंजीपति कितना चंदा दे रहा है पार्टी को, इसका लेखा जोखा नहीं है। न जनता को पता चलेगा। वो एसबीआई बैंक को पता है। कोई बात कह रहे हैं? बिल्कुल। उत्कर्ष जी का रुख करेंगे। उत्कर्ष जी, आपके पास आएंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉनल जो बॉन्ड का जिक्र किया है, क्या ये एक वजह है, और दलों के लिए असीमित क्यों? अनम्यूट करिएगा सर। देखिए सोनी, बात ये है कि
जो ये आज चर्चा वरुण गांधी के इस आज के लेख से जो कई प्रमुख अखबारों में छपा है, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है, वो फिर से उठी है, जेरे बहस हुई है। और सभी राजनीतिक दल जब बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं हाँ पारदर्शिता होनी चाहिए, हाँ जो नियम बने हैं वो तो हम पालन कर ही रहे हैं। लेकिन साल दर साल हम देख रहे हैं कि चुनाव बहुत महंगा हो रहा है। बिल्कुल। हम ये भी देख रहे हैं कि जब टीएन शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए जब ढेर सारे बदलाव किए थे, बहुत सारी सख्ती की थी, बहुत सारे पैसे पकड़े थे, और उसके बाद से ये लगा था कि शायद चुनाव में पैसे का जो धन बल है वो कम होगा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 3 जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उन 3 चुनाव में तो, और उसके बाद फिर ये परंपरा बन गई है विधानसभा चुनाव से लेके और अब निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी वही पैटर्न मिलेगा। पार्टियां करोड़पति अरबपति होती जा रही हैं, और उनके बाद, और आप देखिए कि चुनाव का परिदृश्य एक और बदला है कि प्रचार हेलीकॉप्टर से होता था। पहले एक बड़ा नेता हेलीकॉप्टर से चलता था, अब हर पार्टी 2-2 4-4 हेलीकॉप्टर रखती है। लखनऊ के एयरपोर्ट पे हम देखते हैं जब चुनाव का वक्त होता है तो वो हैंगर जो है वो भरा रहता है हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट प्लेन से। तो ये जो खर्चे हो रहे हैं, और ये तो एक स्तर है। दूसरा स्तर जो है वो जब ग्राउंड पे आता है, ग्राउंड पे जब आता है तो जो जायज, आप एक और इंटरेस्टिंग बात है ना कि हम ये देखते हैं कि चुनाव की खर्च की सीमा है, और चुनाव खर्च की सीमा के कोई शायद ही ऐसा कैंडिडेट होगा इतने सालों में जिसने अब चुनाव खर्च का 60% से ज्यादा खर्च दिखाया हो चुनाव में। और नंगी आंखों से हम देखते हैं तो वो चुनाव बहुत लकदक होता है, बहुत बड़ा चुनाव होता है। बिल्कुल। तो ये सवाल तो आगे है, लेकिन मनोज जी से एक प्रश्न है और उसके बाद मनीष हिंदवी जी के पास हम लोग चलेंगे। मनोज भाई, आपने जितनी बातें की सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप राजनीतिक दल हैं, आपने क्या, आपकी पार्टी ने या आपने कोई पिटीशन इसको लेकर के चुनाव आयोग को की, या कोई ऐसी मुहिम चलाई? बयान, पब्लिक डोमेन में बयान एक चीज होती है सर, लेकिन जो तरीके हैं, जो कानूनी तरीके हैं, उन पर क्या, बस ये जानकारी के लिए संक्षेप में बता दीजिए, फिर हम मनीष जी के पास चलते हैं। निश्चय ही आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है। सरकार ने विपक्ष की वो कौन सी बात सुनी है? सरकार ने विपक्ष की वो कौन सी बात को सीरियस लिया है? अगर हम कह रहे हैं सरकार अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई तो क्या हमने उस पद्धति को नहीं माना? क्या और पारदर्शी अगर सरकार बनाना चाहती थी तो उसको और बेहतर करती? क्या विपक्ष उसका विरोध कर रहा था? चलिए ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। आपने ये जरूर कह दिया कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन हमने क्या प्रयास किया इसके बारे में बात। चलते हैं मनीष जी के पास। मनीष भाई, मनीष हिंदवी जी। जी, आप देखिए कि ये सवाल बड़ा है, चुनाव में खर्चे का सवाल भी बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि चुनाव में किस तरह से और किन किन तरीकों से पैसे खर्च होते हैं, ये भी हम सब देखते हैं। अभी आपने मनोज जी की बात भी सुनी और हालात भी आपके सामने हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप इस पूरे परिदृश्य में क्या देख रहे हैं, और कहां पर वो सहूलियत है पॉलिटिकल पार्टीज को जिसकी वजह से सबकी आवाज बंद रहती है? मैं 2 से 3 मिनट का मौका लूंगा। मैं भारतीय राजनीति को 2-3 चरणों में देखता हूं। पहला चरण वो था जब आजादी के बाद का भारत था। आजादी से बहुत सारे आंदोलन से निकले हुए लोग थे, आजादी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे, नेता थे, पढ़ने लिखने वाले, समझने वाले। जातियों का भी उतना बोलबाला नहीं था। एक दूसरा दौर आता 80 के बाद का, जिसमें 80 और 90 का दशक है, जिसमें बाहुबली नेता हुआ करते थे, वो तमाम अपराधी नेता बन गए थे। लिबरलाइजेशन के 10 साल पूरे होने के बाद अगर आप देखिए 2000 के बाद का जो दौर है वो पैसे की राजनीति हो रही है। अब नेता कौन है? नेता वो है जिसका पैसा है। सामान्य आदमी तो सियासत कर ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। अब क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है चुनाव में कि सब कुछ पैसे से हो रहा है।
और जब पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात की पूरी कोशिश है कि ये ना पता चल पाए कि कौन पैसा दे रहा है। यहां पर कई सारे मसले खड़े होते हैं। हर पार्टी के अपने फंडर्स हैं, और जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो उन फंडर्स को बेहिसाब लाभ पहुंचाती है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 15-18 सालों में कई ऐसे नाम निकल कर आ जाएंगे, और आज की सियासत पे भी एक दो नाम ऐसे आपके सामने आ जाएंगे जिन्हें किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो अंधाधुंध काला धन आ रहा है ये बहुत नुकसान कर रहा है पार्टी पूरी सियासत को। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वरुण गांधी जी का लेख जो निकल रहा है, जो बड़ा चर्चित हो रहा है, उसमें एक चर्चा वो कर रहे हैं कि पूरा पैसा जो खर्च हो रहा है उसमें 10 से 12% पैसा सीधे उनको दिया जा रहा है, वोटर्स को। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पैसा खुलकर ना बांटा जा रहा हो। मतलब पूरा चुनाव खरीद लिया जा रहा है। मैं अगल बगल की एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे जानता हूं जहां एमएलए के चुनाव 20-20, 25-25 करोड़ में लड़े जाते हैं और गांव का गांव वोट खरीदा जाता है। हमें अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि ये लोग जो 25-25 करोड़, 20-20 करोड़ खर्च कर विधायक और सांसद बन रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र के किस काम आएंगे। वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट चंदे एकदम छुप कर आ रहे हैं, 17-17 हजार करोड़, 14-14, 15-15 हजार करोड़ रुपए आ रहे हैं। ये तो जो आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं। बहुत सारे पैसे उत्कर्ष जी ऐसे भी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। एक उनसे बात हो रही थी, ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि बहुत सारा पैसा, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का कार्यक्रम है और जो सत्ता में है तो उसके बैनर लगने, पोस्टर लगने, तो वो कॉर्पोरेट चंदा सीधे वहां चला जाता है, फंड में, उनके फंड में चला जाता है। वो तो कभी मनीष शो ही जी, नहीं होता। प्रचार प्रसार में बहुत पैसा बहाया जाता है। हमारे साथ संजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, एडीआर हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, वरुण गांधी का जो लेख सामने आया है ट्वीट के जरिए, और उन्होंने जो चुनाव में होने वाले खर्चे का जिक्र किया है और एक ईमानदार पहल की मांग भी की है, उन्होंने एडीआर के आंकड़ों का भी जिक्र किया है। निश्चित तौर से ये वरुण गांधी जी को मैं पहले तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जो जितने लोग भी भारत में राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म की जिनका भरोसा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में 2011 और 12 का वो दौर था जब ये लग रहा था कि भारत में चुनाव सुधार का बिल पास होगा, क्योंकि सरकार ने ड्राफ्ट भी बनाया था और लॉ कमीशंस में उसमें पब्लिक ओपिनियंस लेने के लिए एक बड़ा कैंपेन चला था, बहुत सारी कोशिश हुई थी। लेकिन ये सारी की सारी कोशिशें पिछले लगभग 10 साल से, ये सभी कोशिशें जिस तरह से कहा जाए कि एकदम बिल्कुल मृत प्राय हैं, कहीं से दिख नहीं रहा है। कोई भी चुनाव सुधार के नाम पर लगभग कहीं कोई चर्चा नहीं। छोटे मोटे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट आ जा रहे हैं, कुछ हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हालत है वो बहुत खराब है। देखिए, अभी मनोज सिंघवी जी बता रहे थे और आपके चैनल में उत्कर्ष सिन्हा जी हैं, बड़े पत्रकार हैं और बहुत ही गंभीर विषयों पे उनकी एक पकड़ रही है। मैं उनके माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा इस भारत में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट विषय है तो भारत में चुनाव सुधार का विषय। पिछले 2 चुनाव अगर हम देखें, हम क्योंकि पिछले लंबे समय से हम तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे काम करने के नाते तो हम चुनाव सुधार के विद्यार्थी हैं, इसलिए सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं। इन प्रक्रियाओं में देखते हुए पिछले 1 दशक में भारत में चुनाव की जो कीमत है वो कई इलाके में तो 100 गुने तक बढ़ गई। जहां 1 करोड़ में चुनाव होता था वहां लोगों ने 100 करोड़ तक भी ले जाने की कोशिश की है। लेकिन कमोबेश स्थिति है कि 10 से 15 करोड़ एक मोटे अनुमान के हिसाब से सभी जगह बढ़ी है। और चुनाव में जब ये बढ़ी है, लोग ज्यादा लागत लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर से मुनाफे की तरफ भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। इससे जो एक बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो कमजोर हो रहा है। पूरे समय तमाम तरह के अलग अलग तरह के प्रकरण सामने आते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह के कारोबार में लगे हुए हैं, किस तरह के कारोबार के साथ जुड़ के उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की परिस्थितियां जो है वो सामने हमारे सबके हैं। अब चुनाव अगर इतने महंगे होंगे तो निश्चित तौर से आम जनता के जो सरोकार हैं वो कैसे ठीक होंगे। और क्योंकि राजनीतिक
स्तर पर अगर जब जिस तरह से अर्थ बढ़ेगा तो आप ये मान के चलेगा कि फिर हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की भी गारंटी नहीं ले पाएंगे। करप्शन निश्चित तौर से बढ़ेगा, क्योंकि करप्शन बढ़ेगा और अलग अलग तरह के लोग, जितना लोग लागत लगाएंगे उस हिसाब से वसूलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि अभी हाल के दिनों में कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, ईडीआर की पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात काम कर रहे हैं, और ये एक मोटे अनुमान के हिसाब से निकल के आ रहा है कि जो पिछले बार कर्नाटक में एक मोटा आंकड़ा आया था कि 2,500 करोड़ के आसपास लोग पैसे खर्च करने की बात हो रही थी, इस बार वो रकम और भी आगे बढ़ के सामने आ रही है कि इतना से ज्यादा इलेक्शंस में खर्च होगा कर्नाटक इलेक्शंस में। तो निश्चित तौर से हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है राजनीतिक शुचिता में। पैसे का जो प्रयोग बढ़ रहा है और मनी पावर बढ़ रहा है, मसल पावर तो बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे कई गुना मनी पावर बढ़ रहा है। बिल्कुल। इससे एक आम आदमी जो चुनाव लड़ने की कल्पना करता था, अब वो निश्चित तौर से राजनीतिक परिदृश्य से दूर हो गया। बिल्कुल। उत्कर्ष जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से खर्चे किए जा रहे हैं, आधाधुंध खर्चे, चुनाव प्रचार प्रसार, और जितनी लागत लगाती हैं राजनीतिक पार्टियां, वही वसूलने की भी कवायद जारी हो जाती है। तो ये पारदर्शिता आएगी कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत सारी चीजें जो राजनीति में हो रही हैं वो कथनी और करनी का बड़ा फर्क है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि देश में काला धन नोटबंदी करने के साथ ही खत्म हो गया, और नोटबंदी के बाद का चुनाव भी हमने देखा। नोटबंदी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी कोई बहुत फर्क तो दिखा नहीं। हम तो भाई आज की तारीख में आप ये देखिए कि एक तरफ चुनाव आयोग इतनी सख्ती बरतता है कि कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स वगैरह जो है वो जैसे ही आचार संहिता लागू होती है वैसे उतारने में पूरा अमला जुट जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन भी होता है, वीडियोग्राफी भी होती है, हर प्रत्याशी के जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, सब कुछ होता है, मगर पैसे का खेल बंद नहीं होता है। और ये जो अब आप देखिए, मैं देख रहा हूं इतने साल निकल जाते हैं। बिल्कुल। अभी चुनाव के भीतर जो है बहुत सारे होलसेल डीलर्स भी हैं जिनको माना जाता है कि छोटे छोटे पॉकेट्स के वो उस्ताद होते हैं, उनके पास वोट बैंक होता है और उनके अंदर ये क्षमता होती है, ये ताकत होती है कि उन वोट्स को वो जैसे चाहे वैसे तब्दील करा दे। अब आचार संहिता के पहले ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो पैसा जो है उनके पास सीधा पहुंच जाता है। तो बीच में या चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि कई बार छापेमारी होती है और प्रशासन जो है या आयोग बहुत पैसे पकड़ता भी है। कई बार एम्बुलेंस में पकड़ा जाता है पैसे, कई बार रास्ते में पकड़ जाते हैं, वो सब चलता रहता है। बावजूद उसके जो पैसे का खेल है वो थमता नहीं। तो ये जो विडंबना की स्थिति है, हम कह रहे हैं कि कालाधन। और एक बात और हुई है, जब से चुनाव खर्च की सीमा प्रत्याशियों की तय हुई है, हमने देखा है कि सेंट्रल लीडरशिप का इलेक्शन खर्चा बढ़ गया है। वो बहुत बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है, लेकिन अनाप शनाप इधर राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में, चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाती है। चर्चा में वापस लौटेंगे क्योंकि वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चर्चा हमारी वरुण गांधी के लेख को लेकर कि चुनाव में जो खर्च होता है उसको, चुनाव को पारदर्शिता बनाना चाहिए, पारदर्शी बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एडीआर के आंकड़ों का भी जिक्र कर दिया। और सवाल कई हैं जिनको लेकर हम मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, उत्कर्ष जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास आएंगे, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से पूछने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। मनोज जी, आपसे हमारा सवाल कि राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती क्यों है इसको, क्योंकि आप भी, ये कोई आज से नहीं चला आ रहा है, ये कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपा की, शुरुआत से ही ये चला आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, जरा इसको थोड़ा सा बताइएगा। लोग देते क्यों हैं चंदा, राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती क्यों हैं?
देखिए, ये सरकार के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है कि राजनीतिक दल चंदा ले सकते हैं, जनता से ले सकते हैं, और तमाम सारे हमारे साथ बैठे लोगों ने बताया किस किस सन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो बात भी स्पष्ट है। हम उन विषयों पे बहुत फोकस न करके हम ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद से कोई ऐसी प्रक्रिया क्या इस सरकार के द्वारा या कोई मुहिम इस सरकार के द्वारा, कोई निर्देश किसी और स्तंभ के द्वारा क्या प्राप्त किया गया? चुनाव आयोग पे समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है। वो खर्चे की क्या बात करेगा? क्या खर्चे पे सवाल पूछेगा? क्या मोदी जी के हेलीकॉप्टर से उतरे हुए बक्से में बैलेट पेपर रखे थे क्या, या उनके वो हैंडबिल रखे थे जो हेलीकॉप्टर से उतर के उसका वीडियो गया, दुनिया ने देखा कि वो इतना बड़ा बक्सा हेलीकॉप्टर से उनके उतरा और लेके भागे चले जा रहा है? क्या था उसमें? क्या चुनाव आयोग ने मोदी जी से पूछा क्या? मैं इन उदाहरणों को इसलिए देना चाहता हूं, हम विपक्ष में 6 साल से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में, 9 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ विपक्ष में। हम अगर कोई बात लगातार करते हैं, तमाम सारे जो लोग बैठे वो तमाम उन उदाहरणों को दिखा सकते हैं। हर मामलात में हमने चुनाव आयोग को इन्फॉर्म किया, चुनाव आयोग से आवाज उठाई कि ये चीजें गलत हो रही हैं, आप कृपया हमारी मदद करिए। क्या हमारी चुनाव आयोग ने मदद की? हम पे आप सवाल उठाओ। 2 दशक पहले से जब यूपीए की सरकार थी या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबकी कलमें चली, सबने सवाल पूछे, और 3 दशक से ज्यादा हुआ राजनीतिक पार्टियों को गाली दी गई, खूब गाली दी गई, और ये कहा गया ये चोर है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, और सबने सुना। एक परिणाम आया कि नहीं, हम बेहतर व्यवस्था को कैसे डेवलप करें, किस तरह से हम पे आरोप ना लगे, क्या किया जाए, कितनी ट्रांसपेरेंसी को और बेहतर बनाया जाए, कितने सारे कानून है उनका जिक्र मैंने किया। मैं सिर्फ इस बात पे फोकस्ड आज भी हूं कि मौजूदा सरकार और ईमानदार नेता जिसका हर कोई फॉलोअर है, हर व्यक्ति फॉलो करता है, उसके प्रयास क्या हैं? देश को सुधारने में, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने में क्या है प्रयास, वो बताया जाए। नहीं, ये बात तो मनोज जी आपने जो बात कही वो ठीक है, और आपकी पार्टी लगातार जो है वो चुनाव आयोग को पिटीशंस भी दे रही है अलग अलग मसलों पर, ये भी सही बात है। लेकिन चंदे की जब बात आती है तो ये 2 लोगों के बीच का मामला है, राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग। मनीष भाई, मैं एक जवाब दे दूं, उत्कर्ष जी एक जवाब दे दूं। देखिए, 2000 रुपए मैं चंदा देता हूं अपनी पार्टी को, 1000 रुपए देता हूं, उसकी रसीद कट जाती है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम, पार्टी को भी मालूम। लेकिन जो हमको 2 करोड़ रुपए चंदा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी कहां है और क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और ये सवाल लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। मनीष भाई जी, यूरोप के कई देशों में एक व्यवस्था है जिसका जिक्र आज वरुण गांधी ने भी किया। नीदरलैंड में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में सरकार सब्सिडाइज करती है, उसका एक फंड होता है, गवर्नमेंट फंड होता है, जो कैंडिडेट्स को सब्सिडाइज करती है इलेक्शन लड़ने के लिए। भारत में ये व्यवस्था कभी हो नहीं पाई। समय समय पर कुछ आवाजें उठी, 1970 के दशक में भी उठी, बीच में भी उठी, और अभी फिर बीच में तमाम लोहियावादियों ने ये सवाल उठाया था। केसी त्यागी बहुत मुखर हुआ करते थे इस पे, और अब वरुण गांधी ने भी यही सवाल उठाया। तो क्या भारत जैसे देश में अगर चुनाव को पारदर्शी बनाना है, खासतौर पे खर्च के मामले में, तो ऐसी क्या व्यवस्था है, और क्या यूरोप की ये व्यवस्था भारत जैसे देश में लागू हो सकती है क्या? देखिए, व्यवस्थाएं सब लागू हो सकती हैं, सवाल इस बात का है कि क्या हम उसे लागू करना चाहते हैं। मैं आपसे अनुमति के साथ 1-2 नाम लेना चाहूंगा। यहां पर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो नीचे केरल के एक गांव से लेके ऊपर कश्मीर, कन्याकुमारी तक होर्डिंग्स पूरा देश फटा रहता है, रेडियो, टेलीविजन सब पे लगातार चल रहा होता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई पूछने वाला है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? आप चंदा देख लीजिए किस तरफ जा रहा है। इधर लगातार जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? जो लोग सत्ता में हैं 80% चंदा उनके पास जा रहा है।
तो जाहिर सी बात है चंदा, जो बात मनोज जी कह रहे थे कि 1000 और 2000 और 100 रुपए की तो रसीद कट रही है, लेकिन जो करोड़ों दे रहे हैं उनका कहां? तो वो जो करोड़ों दे रहे हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं। आपको लगता है कि कोई व्यवस्था बदलने के लिए यहां बैठा है? कोई नहीं बैठा है। यहां सब चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था चलती रहे, ये व्यवस्था बहुत मुफीद है। और मेरी एक बात पिछली बार में कट गई थी, मेरी एक एडवर्टाइजर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि तमाम पैसा तो कंपनियों से सीधे आ जाता है काम पर, वो तो कभी गिना ही नहीं जाता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो तब भी दिख गया, एक टोटलिटी आपको दिख गई कि हाँ साहब 12,000 करोड़ आया, 10,000 करोड़ आया। ये जो पैसा सीधे चला गया इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। यानी बेहिसाब पैसा आपके चुनाव पे खर्च हो रहा है। और इसीलिए अगर आप नोटिस करिएगा तो जो आम आदमी था, जो बेहतर आदमी था, जो लोगों के हित के लिए सोचता था, वो इस पूरे सिस्टम से बाहर हो गया है। और अब एकदम सिस्टम लोग, जो तथाकथित जिनको उतारा जाता है, जिनको लाकर थोप दिया जाता है, वो जनता के नेता हो गए हैं। और उनसे हम आप उम्मीद रखेंगे कि वो काम करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप नोटिस करिए तो आप देखिए विधानसभाओं में, संसद में सवाल पूछने की परंपराएं खत्म हो गई हैं। लोगों ने वहां पर तार्किक बात कहना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें तर्क का कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक मसला है कि सारे पैसे को चुनाव आयोग सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं उनके खर्चों पर नियंत्रण न करे, वो ऑन द होल एक असेसमेंट करावे कि कितना पैसा कौन सी पार्टी खर्च कर रही है। ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम एक चीज और भी देखते हैं कि पार्टियां हर साल अपना रिटर्न फाइल करती हैं, वो बताती भी है कि हमको कितना चंदा मिला है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, उसके बाद कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी को भी 400 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। बात ये नहीं, चंदा तो मिल ही रहे हैं, सवाल ये है कि पार्टियां क्या, एक तो ये पैसा होता है पार्टियों के पास और दूसरा पैसा होता है जो चुनाव के वक्त खर्च होता है। जाहिर सी बात है कि किसी पार्टी को अगर 100 करोड़ रुपए का चंदा मिला हुआ है तो वो, और जो खर्च हो रहा है वो 200 करोड़ से ज्यादा तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, कैंडिडेट का खर्चा उसके अलग है। तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी तो इसके भीतर है। संजय सिंह आप एडीआर के साथ लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, और अभी मनोज यादव ने एक प्रश्न उठाया कि बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग राज्यों से। इन्होंने अपनी पार्टी की बात की और ढेर सारी दूसरी जगहों से भी शिकायतें होती है। चुनाव आयोग का रुख क्या है? वो ऐसा क्या है कि ये सारी शिकायतें चुनाव खत्म होते के साथ ही विलीन हो जाती हैं? चाहे वो अंधाधुंध पैसा बांटने की शिकायत हो, चाहे वो मतदाता सूचियों के विसंगतियों की शिकायत हो, ये जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये खत्म हो जाता है। तो चुनाव आयोग क्या किसी मसले पर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेता है? क्या व्यवस्था है ये? उत्कर्ष जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं कल के मंथन कार्यक्रम में भी था और वो भारत का एक बड़ा, आपके यहाँ जो आबादी की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ, उसी की खुशहाली मनाते हुए मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूंगा कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया के बड़े देश होने के नाते हमें एक लोकतांत्रिक देश होने का भी सबसे बड़ा ख्याति है कि हम एक लोकतांत्रिक देश है। आप एक पिछले लंबे समय से टीएन सेशन से देखे और अब तक के चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन सबकी कार्यप्रणाली देखते आए हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया देखते आए हैं। एक तरह से अगर आपको कहा जाए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर एडीआर जिस तरह से सक्रिय है भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म के काम को लेके, और अगर वो कहीं काश उस संगठन की तरफ से इतनी मेहनत ना की जा रही हो तो कितने कम मुद्दे हैं जो इस देश में गौर हो जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते हम लोग लेके आए पूरे मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण, किस मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है। इसके पहले आपने जो जिसका जिक्र किया कि हम लेके आए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया। ये सारी परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि आज मुझे ये कहते हुए मतलब निश्चित तौर से एक स्वतंत्र और निरपेक्ष संगठन की भूमिका के बाद एडीआर को वो सब काम करने पड़ रहे हैं जो भारत में जिन विषयों को लेकर चर्चा नहीं सुनाई देती है, उन नए नए सवालों को लेकर आना। आज वरुण गांधी के लेख में आधे से अधिक उन्होंने एडीआर के आंकड़ों का जिक्र किया, और ये जिक्र करते हुए उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि अभी कर्नाटक के इलेक्शंस हैं और कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद इस साल
बहुत इंपॉर्टेंट राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं 2024 के पहले जिन इलाके में है। आयोग की जो परिस्थिति है वो आयोग की परिस्थिति, क्योंकि मीडिया भी बहुत सारे सवालों को इग्नोर करता है। मैं ये जानता हूं कि चुनाव आयोग में चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन चुनाव के बाद मैं आपको अगर जिक्र करूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में हमने एक डेटा लेने की कोशिश की है। पूरे 75 जिलों में हमने आरटीआई लगाई है। आरटीआई लगाई है और उस आरटीआई में हमने ये जाना है कि चुनाव के दौरान कितने मुकदमे लिखे गए, उन मुकदमों का चुनाव के बाद क्या हुआ और उन मुकदमों में क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को चार्जशीटेड किया गया, कितने के खिलाफ अपने न्यायालय में गए और न्यायालय में चार्ज फ्रेम होने की स्थिति आई। इस आरटीआई में आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ एक जिला, सिर्फ जालौन एक जिला है जहां के एसपी ने अपनी ये इंफॉर्मेशन भेजी। 70 जिले से आज तक कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्राप्त हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम इस तरह के डेटा की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है और राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर सारी संस्थाओं का जो काम करने का ढंग है, हमसे बेहतर शायद आपके दर्शक भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एडीआर की तरफ से अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे, अपने काम को करते रहेंगे और अपने काम के साथ साथ जो चुनाव से संबंधित सूचनाएं हैं वो सूचनाएं आप सब तक ले आने का कोशिश करेंगे। यही हमारा कर्तव्य है और इसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्कर्ष जी, अगर देखा जाए, जैसा कि संजय जी ने कहा, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जी मनोज जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ समय पहले भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त कुरैशी साहब के उत्कर्ष साथ जी, एक मनोज जी मुलाकात कुछ हुई थी। कहना चाह रहे हैं। जी, ये कहना चाह रहा था, किसको रोका गया है दूसरा टीएन सेशन बनने से? किन राजनीतिक दलों ने रोका है? क्यों रोका जा रहा है भाई? कोई टीएन सेशन दूसरा क्यों नहीं देश में पैदा हो रहा है? तमाम बड़े आईएएस पैदा हुए, दूसरा आईएएस, तीसरा आईएएस, ईमानदार आईएएस, लोकायुक्त, तमाम सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सब पैदा हुए। दूसरा टीएन सेशन क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों नहीं कोई सख्त कार्रवाई करता है? और मैं तो मांग करता हूं, समाजवादी लोग है, साइकिल से प्रचार करके हम सरकार बना लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ाने मिलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या इस बात की है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और जा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो हमें रिस्पांस क्या मिल रहा? मुझे याद है मैनपुरी का चुनाव उत्कर्ष जी हुआ, हम चुनाव आयोग से लगातार मांग करते रहे। 2022 के विधानसभा के चुनाव में हम लगातार मांग करते रहे। हमने आपको रोका जांच करने से? हमारे ऊपर से कोई आपको प्रेशर है? चुनाव आयोग महोदय, हमारे प्रत्याशियों के घर मत जाना, उसकी गाड़ी मत चेक करना, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो हेलीकॉप्टर से बक्सा लेके भागते हुए लोगों को देखा, उसकी जांच क्या चुनाव आयोग ने की? क्या पूछा सवाल? क्या दूसरा टीएन सेशन क्यों नहीं पैदा हो रहा है? कौन रोक रहा है? सवाल इस पे होना चाहिए, चर्चा इस पे होना चाहिए। अपने आप चुनाव सस्ते हो जाएंगे। आज के परिदृश्य में एक लाइन बोल दूं, बस बात आ जाएगी पूरी। मैं जो आज से 15 साल पहले देखता था, 20 साल पहले, प्रधानी का चुनाव सबसे महंगा चुनाव मैं सोचता था, और बिल्कुल स्पष्ट भी था। बड़े जतन करने पड़ते थे, भंडारा खिलाना पड़ता था, लोगों हाथ पैर मदद सब करनी पड़ती थी। आते हैं संजय जी। लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसी तरीके से लोकसभा का चुनाव हो रहा है जैसे 20 साल पहले प्रधानी का चुनाव होता था। क्यों? चुनाव आयोग कहां पे है और क्यों कोई उस पे कार्रवाइयां नहीं हो रही? चलिए, मनोज जी पूरी तरीके से चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। उत्कर्ष जी, इसके बाद आपके पास आते हैं। मुझे लग रहा है कि मनोज जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से आते हैं, देखिएगा, इस देश में टीएन सेशन ने शुरुआत की थी, लेकिन कई भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक लंबी फहरिस्त है टीएन सेशन से लेके, अगर गोपाला कृष्णा के साथ साथ, और ओपी रावत साहब का जो एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसमें उन्होंने एक निष्पक्ष, एक पूरे चुनाव आयोग में रहते हुए और उन्होंने जो निर्णय दिया था, तो निश्चित तौर से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश की है। वे, मुझे लगता है कि उन सबके भी योगदान को भारत के लोकतंत्र में हमें याद रखना चाहिए, और उन लोगों ने भी अपने काम को किया है। मैं यहाँ पर मनोज जी एक बात कहना चाहूंगा कि माफ करिएगा, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो अपनी तरह से बात करता, विपक्ष अपने तरह से बात करता, लेकिन चुनाव सुधार की बात कोई दल नहीं उठाता है।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने बिल्कुल। भी और आपने भी कभी, आपके दल ने भी भारत में चुनाव सुधार के बिल को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ी पहल नहीं की है, ये भी हमें ठीक है। समझना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल संजय भाई, सवाल तो है। मैं जो कह रहा था कि मैं कुछ समय पहले एक व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब से। मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था कि आखिर क्या मसला है कि चुनाव आयोग जब चुनाव होते हैं तो बहुत एक्टिव हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल सो जाता है। तो उन्होंने एक कमी की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के पास जो अथॉरिटी होती है और जो मशीनरी होती है, मशीनरी वही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो निर्वाचन अधिकारी हो जाता है और उस वक्त जरूर हमारे हाथ में पावर होता है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना खत्म होते ही वो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाता है। चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा पावर ही नहीं है। तो एक ऐसा सो कॉल्ड पावरफुल इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो चुनाव खत्म होने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जिला प्रशासन के पास, स्थानीय प्रशासन के पास वापस चली जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे सरकारों का उसके ऊपर दबाव होगा। मनीष भाई, इस सारी बातचीत में एक सवाल और आगे निकल के आया कि चुनाव आयुक्त क्यों नहीं सख्त होते हैं। अभी हाल ही में यह विवाद भी हुआ था कि एक टिप्पणी आई थी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है, क्या पैनल है, और उसको लेके सरकार और कोर्ट में थोड़ी ठनी भी हुई थी। तो जब बात निकल के निर्वाचन आयुक्त तक चली गई, चुनाव आयुक्त तक चली गई है, ऐसे में ये सारे जो मसले हैं उसके नीचे वाले, वो कैसे हल हो पाएंगे? देखिए, जिस तरह के हालात इस देश में बन गए हैं, तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि किसी भी व्यवस्था से कोई आके बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कोई कम से कम अधिकारी कर देगा। मुझे तो कम से कम उम्मीद नहीं है। ये शुरुआत हमें आपको करनी पड़ेगी, ये शुरुआत बाकी दलों को करनी पड़ेगी। और संजय जी की बात बहुत सही है कि जो लोग सत्ता में आते हैं वो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो अभी जो विपक्ष में बैठे हैं उन्हें इस बात की शुरुआत करनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि हाँ, हम भी सत्ता में आएंगे तो इस नियम पर काबिज रहेंगे। चुनाव सुधार एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और वो मैंने कहा नहीं कि वो कोई एक अधिकारी आकर चीजें, जब टीएन सेशन साहब थे तो हालात दूसरे थे और आप भी जानते हैं इस वक्त देश के हालात क्या हो गए हैं। जिस तरीके से सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी डिपार्टमेंट, जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, आप ये उम्मीद मत रखिए कि कोई अधिकारी आके कोई चीज बदल देगा। ये सबको खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा जो चुनाव का सिस्टम हो गया है वो खरीदा जा रहा है। वो उसमें कुछ बचा नहीं है, उसमें लोकतंत्र जैसी कोई चीज बची नहीं है। वो सिर्फ खरीद और बेचने और खरीदने जैसा हो गया है। तो अगर इसको आप बदलाव चाहते हैं तो एक बड़ी लड़ाई है और ये सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है वो उसकी पूरी मलाई काट रहा है। तो उससे तो उम्मीद कतई मत रखिए। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी, ये शुरुआत करेगा कौन और कैसे शुरुआत होगी? साथ ही एक चीज़ और समझना चाहेंगे इसमें कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी चंदा लेती है, आम जनता स्वेच्छा से चंदा देती है, जो एक टाइम पे वो खुशी होती थी, अगर पूर्व की बात करें तो एक माहौल हुआ करता था कि खुशी से चंदा देना और खुशी, अब वो खुशी अभिशाप बनती नजर आ रही है। जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या किसी दबाव की वजह से चंदा देते हैं या स्वेच्छा से देते हैं? इस चीज को भी समझना चाहेंगे। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो रुपया 1 आए, 1 करोड़ आए, 10 करोड़ आए, उस आदमी का नाम डिस्क्लोज होना चाहिए जिसने दिया। पहली बात, ये बात एकदम ओपन होनी चाहिए। जैसे मनोज जी भी करते हैं, मैं सहमत हूं। 1,000 वाला रसीद कट रही है, 1 करोड़ की कोई जवाबदेही नहीं है। चाहे 1 रुपया आवे, चाहे 100, चाहे 1,000, चाहे 1 करोड़, सब का स्पष्ट होना चाहिए कहां से आया। एक बात। दूसरी बात यह है, जो दूसरा सवाल आपने किया कि जो आप पूछ रही थी कि ये जो बदलाव हम चाह रहे हैं चुनाव में, उसकी शुरुआत, वो जान रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो उस हिस्से का अपना मजा लेके किनारे है। तीसरी बात जो आपने कहा, दबाव वाली बात, तो मैंने अभी इसके पहले उत्कर्ष जी से बात में कहा कि तीनों एजेंसियों का दुरुपयोग चरम पर है, सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट। तो देने के लिए तो सब मजबूर है। इस तरह के हालात बहुत अरसे बाद मुझे देश में दिखाई पड़ रहे हैं, तो कौन नहीं देगा?
तो ये हालात मैंने कहा। और आपने पूछा ना कहां से शुरुआत तो हो गई। हम आप बात कर रहे हैं, वरुण गांधी जी ने लेख लिख दिया, हम आप बात कर रहे हैं, इसी बात को बढ़ाइए आगे। बिल्कुल उत्कर्ष जी, जो देखा जाए वरुण गांधी ने तो जिक्र कर दिया, और अगर ये माहौल का भी जिक्र कर दिया मनीष जी ने कि ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त किस तरीके से सीबीआई ईडी का भी जिक्र कर दिया, तो ऐसे में ये जो लेख सामने आया है वरुण गांधी का, ये जो बयान सामने आया है, तो क्या लगता है ये चुनावी खर्चों पर कुछ असर दिखा पाएगा ये बयान, ये लेख? देखिए होता ये है कि इस तरह के जब लेख आते हैं, जब चर्चाएं होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो विचार जरूर बनता है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए एक लोकतांत्रिक देश के भीतर किसी भी परिवर्तन के लिए जरूरी होती है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब प्रश्न ये है कि हम आप यहां बैठ के, वरुण गांधी ने लेख लिखा, हमने उसको आगे बढ़ाया, संजय सिंह का संगठन लगातार इसके ऊपर काम कर रहा है, मनोज यादव जी पर्सनल ओपिनियन उनकी इतनी जबरदस्त है, इतनी पॉजिटिव ओपिनियन है पार्टी पर्सन के तौर पर, मनीष हिंदवी चिंतित हैं, ये सब कुछ है। लेकिन क्या भारत की पार्लियामेंट में कोई प्राइवेट बिल या कोई इस तरह की चीज आती है? क्योंकि अंततः जो नियम बनने हैं वो इस देश की संसद में बनने हैं, या वहां से आवाज आनी चाहिए। आप देखिए बहुत सारे परिवर्तन हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात जब आई थी तब भी हमें याद है कि बहुत सारा ये कहा गया था कि ये बड़ी ट्रांसपेरेंसी होगी, इसका अकाउंट होगा, लेकिन किसने दिया उसका अकाउंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने इस देश में अपने इलेक्टोरल फंड्स बना रखे हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट बना रखे हैं। टाटा का ट्रस्ट है, वो कहते हैं कि हम वोट शेयर के हिसाब से पैसा दे देंगे सबको, बहुत ट्रांसपेरेंट है। लेकिन असल प्रश्न ये नहीं है कि सामने क्या है, असल प्रश्न ये है कि चुनाव के भीतर जो काले धन का लगातार दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है वो कैसे रुकेगा, और उसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान क्या भारत की संसद में किसी पार्टी का कोई सांसद कब लेके आएगा, प्रश्न ये है। मनोज जी, पहल की शुरुआत उत्कर्ष जी ने कहा है कि इसकी पहल करनी होगी, और जब संसद में कोई सांसद ये लेकर आएगा तो जरूर हो सकता है कि अंकुश लगे। क्या उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, इस देश के जितने भी छोटे प्रदेश के राजनीतिक दल हैं वो इस सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नहीं। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उन छोटे राजनीतिक दलों को कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत सिर्फ दो राजनीतिक दलों को, एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को। और सबसे ज्यादा आज के कांग्रेस को तो कोई पूछ नहीं रहा है कि कितना उसको चंदा देना है। बीजेपी को 80% चंदा अगर किसी एक माध्यम से मिल रहा है तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आखिर ये डायलॉग बोलने वाले कि जब राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी पैसे बाहर बीच में रह जाते हैं, वो जो आज एग्जाम्पल कोट करते हैं, वो राजनीतिक दल क्या इस चंदे के विषय में कोई बात करते नजर आ रहे हैं क्या? मैं अपने बगैर अपने नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई उनसे जानकारी लिए हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी उसका विरोध नहीं करेंगे। मैं इतना मुझे दावा है, इसलिए दावा है कि समाजवादी पार्टी का ना बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों से हमारा कोई रिश्ता है। हम साइकिल चला के चुनाव जीतते हैं, ये भी हमको मालूम है। हमारा कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है ये भी हम चुनाव को बहुत कम पैसे में जीतना चाहते हैं। अब एक अंदर की बात आपको बता दूं, जो बात मुझे टीवी पे नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जान लीजिए 2022 का चुनाव हुआ और बीजेपी ने किस तरह पैसा खर्च किया चुनाव में, ये बात सबको मालूम। कोई उसके रिकॉर्ड्स नहीं, सारी बातें नहीं, लेकिन कैसे चुनाव लड़ा, कैसे खर्च किया मालूम। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव को बड़े नॉर्मल तरीके से लड़ा। नॉर्मल तरीके का मतलब है कि बहुत चुनाव में पैसा नहीं झोंका। बीजेपी ने जस्ट इसके उलट चुनाव लड़ा, उसने वोट खरीदे भी विधानसभा के भी चुनाव में। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुछ लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देते, जो मैं शो करने और अनशो करने की बात को मैं इग्नोर करते हुए कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, तो हम चुनाव जीत जाते। हम हार गए। हमने अपना एक तरीका, जो हवा थी उत्तर प्रदेश का, मन था, एक रिकॉर्ड था, और लोग जनता हमारे लिए आवाज उठा रही थी। हमने कहा ठीक है, जनता हम उस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा वीआईपी कल्चर में नहीं सीटों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा
कि लोकसभा की सीट अब वैसे लड़ी जा रही जैसे प्रधानी की लड़ी जाती थी। तो अब कैसे भाई, खर्च तो हो रहा है, और जो 2 मिलियन या पता नहीं कितने कितने लाख मिलियन ट्रिलियन की बात कर रहे हैं वरुण जी, वो मेरे ख्याल से उस पैसे की बात कर रहे हैं जो लिखा पढ़ी में है। बिल्कुल, ब्यौरा तो होना चाहिए, तभी पारदर्शिता मुझे लगता है यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन उम्मीद बहुत ना के बराबर नजर आ रही है। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव में पारदर्शिता को लेकर जिक्र किया है वरुण गांधी ने, जो लेख लिखा, ट्वीट के जरिए भी लेख सामने आया, तो उसमें जो चुनाव पर हुए खर्चे को लेकर, पारदर्शिता को लेकर उन्होंने जिक्र किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बात का भी जिक्र कर दिया और साथ ही इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या अब इन चुनावी खर्चों में, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को पहल करनी पड़ेगी, संसद में किसी सांसद को पहल करनी पड़ेगी, और ये पहल की शुरुआत किसी न किसी को करनी पड़ेगी, तभी पारदर्शी हम चुनाव को बना सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।